Hello everyone, welcome back to our PYQ series of UGC NET Computer Science। आज हम कुछ UGC NET के 2021 के क्वेश्चंस हैं वो आप इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम था ना वो आपको 26 नवंबर 2021 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला एक क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज़ आर करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। अब जो है ना कि मैच द फॉलोइंग या फिर एलिमिनेशन वाले की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है, ये क्वेश्चंस क्या होते हैं वहाँ पे हमारा माइंड स्ट्राइक नहीं कर पाता, हमें लगता है कि ये ऑप्शन भी शायद करेक्ट है। तो ये बहुत ध्यान से हमें ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ हम एक एक नंबर से दो नंबर से हमारा क्या होता है यूजीसी नेट से हम उस फाइट में हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन फिर मैंने क्या किया, PYQ सीरीज़ को स्टार्ट किया और जब मैंने PYQs करे ना तब जाके मेरा UGC नेट क्लियर हुआ। अदरवाइज़ हमेशा मेरा ऐसे ही रहता था, कभी 2 मार्क्स है कभी 10 मार्क्स हैं, ऐसे रह जाता था। ठीक है, तो आप भी अपना PYQ ज़रूर लगाना, जो भी UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जो हैं। तो PYQs जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द गिवन बिलो इज़ आर करेक्ट, इनमें से कौन सा ठीक है। इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट, और किसके बेस पे है, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट के बेस पे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टू इंक्लूड एन एल्ट एट्रीब्यूट। HTML में जो एल्ट एट्रीब्यूट है उसका यूज़ कब किया जाता है, ऑन इमेज टैग इन HTML, बिकॉज इमेज टैग के लिए एल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कब होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं कि यूजर्स हु कैन नॉट सी द इमेज ड्यू टू विजन इम्पेयरमेंट कैन हैव ए टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस ऑफ इमेज विच कैन बी स्पोकन अलाउड बाय ए स्क्रीन रीडर। मान लिया अब आपने नेट ऑन कर रखा है या कोई भी वेब पेज ओपन है आपका, वहाँ पे जो इमेज है वो शो नहीं हो रही है, तो उस इमेज की जगह पे क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसा टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि इमेज कैन नॉट लोडेड राइट नाउ। तो इसके लिए एल्ट एट्रीब्यूट्स का यूज होता है, बिल्कुल है ये बात, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ़ द इमेज फेल टू लोड, वही बात, अगर इमेज फेल हो जाती है, लोड नहीं हो पा रही है, नेटवर्क इशू आ गया है, स्लो कनेक्शन है या फिर पाथ ब्रोकन हो गया है, देन एल्ट टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इंस्टेड। एल्ट टेक्स्ट में हम डाल देते हैं कि इमेज कैन नॉट फाउंड। हम जो HTML पेज बनाते हैं तो उसमें एल्ट एट्रीब्यूट्स में जो हम टेक्स्ट डाल देते हैं कि इन केस अगर इमेज हमारी लोड ना हो पाए तो हम क्या टेक्स्ट हमारा विजिबल हो जाएगा वहाँ पे। हाँ, तो ये ऑप्शन भी अपना बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेनिफिट। यस, कि जो है हमारा जब वो सर्च इंजन जो है उसमें हमें ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, इस चीज़ से बेटर वेब पेज होता है हमारा, कि हमें पता लग जाता है कि इमेज है भी या नहीं है, और है तो क्यों अपलोड नहीं, मतलब डाउनलोड नहीं हो पा रही है या शो नहीं हो पा रही है आपके सामने। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे आपके पास दे रखे थे कि A ओनली, C ओनली, B एंड C या फिर A B एंड C, तो ऑप्शन नंबर D जो है आपका वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शंस आपके इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन था ना ये आपका जावा का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो हमने करा था वो HTML के रिगार्डिंग था। अब एक क्वेश्चन था हमारा जावा से रिलेटेड दे रखा था, उसमें कंसिडर द फॉलोइंग रिकर्सिव फंक्शन f इन जावा दैट टेक्स एन इंटीजर वैल्यू एंड रिटर्न्स ए स्ट्रिंग वैल्यू। एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जो इंटीजर वैल्यू को लेता है और स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, और जो फंक्शन है वो हमारा इस टाइप में दे रखा है कि पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग f इंट n, यहाँ पे इंटीजर जो हमें लेना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमारा लूप चला है, इफ़ n लेस देन इक्वल टू 0 रिटर्न माइनस, अगर n की वैल्यू 0 से कम है तो माइनस को रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ क्या रिटर्न करना है, f ऑफ n माइनस 3 प्लस n प्लस f ऑफ n माइनस 2 प्लस n। तो इसने पूछा गया है कि हमसे कि द वैल्यू ऑफ f5 इज़, f5 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या थी, निकालनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आए ना, ये हमें देखने में लगता है हम जावा के क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ देते हैं कि नहीं हमसे जावा नहीं होने वाली, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट थोड़ा सा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, जो हम इजी गोइंग सब्जेक्ट हैं अपने, और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इतने मुश्किल नहीं है ये वाले क्वेश्चन। मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखो, हमें क्वेश्चन दे रखा था f ऑफ इंट n, इफ़ f
n की वैल्यू अगर 0 या 0 से कम है तो हम माइनस को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ हम ये वाले फंक्शंस को रिटर्न करेंगे। तो हमसे पूछा गया था f5 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ऑप्शंस में से हमें चॉइस करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना f5, ठीक है। 5 जो है ना तो 0 है ना 0 से छोटा है, तो इसमें इट मीन्स हमारा ये वाला जो फंक्शन है इसमें हमें 5 वैल्यू पुट करनी है। f(5) n-3, तो n की जगह हमने रखा 5, 5 - 3 हमारा क्या आ जाएगा f(2). यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू हमारी क्या है 5, तो हमने यहाँ पे रख दिया 5। f(n-2), तो यहाँ पे हमारा 5 - 2 क्या आ जाएगा हमारा f(3) प्लस n, तो यहाँ पे हमारा आ गया +5, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन को ये जो फंक्शन f(5) की जो वैल्यू थी उसको हमने एक्सपेंड कर लिया, ठीक। अब आप फर्दर देखो, हमारे पास फिर से एक फंक्शन आया है 2 की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो इसको एक बार फिर से हम उस फंक्शन को लगाएंगे। कौन सा था, f(n-3), तो n क्या है हमारा 2 - 3 हमारी वैल्यू आ जाएगी f(-1) प्लस 2, मतलब n रखना था हमारा ये वाला जो फंक्शन था प्लस n, तो n की वैल्यू हमारी क्या है 2 है, तो हमने 2 रख दी, प्लस f(n-2), तो n की वैल्यू क्या है 2 - 2 हमारा क्या आ गया f(0) प्लस 2। इसी तरीके से ये वैल्यू हमारी क्या इंटीजर है, तो इसको हमने कुछ नहीं करना है, f(5) को देखते हैं, f(3) को, सॉरी f(3) पे भी फिर से उसी फंक्शन को लगाओ, क्योंकि 3 की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो हमने क्या किया, f(n-3), 3 - 3 क्या हो गया हमारा 0, प्लस n क्या था हमारा 3, प्लस n-2, दैट इज़ f(3 - 2), 3 - 2 हमारी वैल्यू क्या आ गई f(1) प्लस 3। अब इस फंक्शन को देखो, इस रो में हमने देखा f(-1), f(-1) जो है ना हमारा, अब इसकी वैल्यू -1 क्या है 0 से छोटा है, तो जब भी हमने देखा था कि जब वैल्यू 0 से छोटी होगी, देखो हमने जब सबसे पहले देखा था इफ़ f(n)<= रिटर्न माइनस, तो उसकी जगह हमने क्या रखना है माइनस। तो इस वजह से हमने f(-1) हमारा क्या रख दिया यहाँ पे माइनस, ये 2 है ही, ऐसे ही 0 के लिए भी हमने क्या रख दिया माइनस, यहाँ पे +2 है, ये 5 है यहाँ पे। इसी तरीके से f(3) वाले फंक्शंस में भी हमने ऐसे ही किया है, 0 था तो -1 रख दिया, यहाँ पे 3 था, f(1) और +3। f(1) वाले फंक्शन को हमने फिर से एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने पे हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस, क्योंकि -2 की वैल्यू होती है 0 से छोटी, तो यहाँ पे भी हमने इसकी जगह माइनस की वैल्यू रख दी है। यहाँ पे प्लस था, f(-1) ये फिर से 0 से कम है, -1 जो होता है वो 0 से कम है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी माइनस और यहाँ पे +1, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने क्या किया है, पूरा सोल्व कर लिया इसको, अब यहाँ पे DFS अप्लाई करो, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और लेफ़्ट टू राइट चलना है। हमें क्या करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च और लेफ़्ट टू राइट, और जो वैल्यू आती जाएगी उसको प्रिंट करते चलो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट है, यहाँ पे हमारा राइट है, और कैसा था, डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम यूज़ कर रहे थे। तो सबसे पहला हमारा आया माइनस, तो मैंने यहाँ पे रख दिया माइनस, ठीक है। उसके बाद हमारा वैल्यू आई 2, तो मैंने रख दिया 2, फिर से हमारी वैल्यू आई माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद हमारी वैल्यू आई 2, तो मैंने 2 रख दिया। 2 के बाद हम क्या करें, डेप्थ फर्स्ट सर्च को कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते चले गए। फिर उसके बाद हमारी वैल्यू आई 5, क्या आई 5, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5 प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमारा फंक्शन आया है, तो अब हम क्या वापस से प्रिंट करेंगे माइनस माइनस। उसके बाद वैल्यू आई हमारी 3। अब हमारा एक फंक्शन आया है, तो उस फंक्शन को फिर से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करते वक्त फिर से यहाँ पे हम देखेंगे ये जो वैल्यू है हमारी, ये आ गई हमारी माइनस, तो फिर से हम क्या रख देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 1, तो हमने रख दिया यहाँ पे 1। अब उसके बाद फिर से वैल्यू हमारी क्या आ रही है -3 -1। अब यहाँ पे फिर से हमारी माइनस की वैल्यू आ गई -1। तो डेप्थ वाला जो फंक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब वापस से यहाँ आ जाएंगे, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है 3। अब ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद फिर से हमारा ओनली ये वाली वैल्यू बची है, ये हमारी क्या आ गई 5। तो जो हमारा आंसर आया है ना वो आया है -2 -25 -3 -1 -135। जब हम इसको ऑप्शन से मैच करेंगे, अपने जो क्वेश्चंस गिवन था उसके ऑप्शन से अगर हम इसको मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शंस इसको कंप्लीट कर रहा है। अब देखो ऑप्शंस चेक करो,
जो हमारा जो आंसर आया था ये आया था -2 -25 -3 -1 -135। आप देख सकते हो -2 -2 -25 -25 -3 -3 -1 -135। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से मैच है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। हमें 2 लिस्ट दे रखी हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस की इनमें से कौन सी 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं। वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जैसे उसको रीड आउट करोगे कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी गलत है, या फिर मैच द फॉलोइंग वगैरह, वहाँ पे भी लॉजिक लगाना है आपको। देखो इसमें इस क्वेश्चन में देखो कि सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग टर्म्स दे रखे हैं, यहाँ पे उनके मीनिंग दे रखी हैं। ठीक है, JNDI, RMI, JDK और JRE। अब यहाँ पे हमें आपको ऑप्शंस चूज़ करके मैच बताना है कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है। सबसे पहले देखो JNDI, इसका मतलब क्या होता है? जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप यहाँ से आइडिया लगा पाओगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। अब देखो द API इन सपोर्ट ऑफ नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विसेज। तो नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विसेज के रिगार्डिंग हमारा क्या आ गया? JNDI। तो ए जो है वो मैच करेगा हमारा किससे? 2 से। तो हमारा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया 2 वाला, कि ये हमने कर लिया है, ये हमारा 2 से मैच हो गया है। अब बात करते हैं RMI। RMI होता है हमारा रिमोट मेथड इन्वोकेशन, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। अब RMI जो है हमारा, इसमें अगर आप चेक करोगे रिमोट मेथड इन्वोकेशन का मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता होगा। आपको RMI के बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो आप ध्यान से देखो इसको, कि द मेथड प्रोवाइड बाय द जावा डेवलपमेंट किट एंड रन टाइम सपोर्ट फॉर कॉलिंग द रिमोट मेथड। रिमोट मेथड को कॉल करने के लिए जावा ने इसको डेवलपमेंट किट को प्रोवाइड कर रखा है। तो हमारा ये RMI का है ऑप्शंस। बी का ऑप्शन आ गया हमारा 3। तो देखो A का 2, B का 3, A का 2, B का 3 और कहीं भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शंस है इसी से हमें आइडिया लग जाए कि ऑप्शन नंबर A हमारा ठीक है, क्योंकि बाकी किसी में B का ऑप्शन 3 है ही नहीं, है ना। तो बाकी को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रीड तो कर ही लो। थर्ड था हमारा JDK, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट को अगर हम देखेंगे इस ऑप्शन से, सी हमारा 4x को रीड करके देखो, द कंपाइलर एंड द क्लास लाइब्रेरीज टू डेवलप द जावा एप्लीकेशन। बिल्कुल ठीक है। JRE होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है हमारा रन टाइम सपोर्ट फॉर रनिंग जावा प्रोग्राम। ऑब्वियसली है कि आप आंख बंद करके इस चीज़ को बता सकते हो कि डी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो अब मैच द लिस्ट में आपने देखा कि हमें एक लिस्ट दे रखी थी, दूसरी लिस्ट दे रखी थी, उसको मैच करके आपको इन चारों में से ऑप्शंस फाइंड आउट करने थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। फिर से एक और मेथड क्वेश्चन आया है अपना प्रोग्रामिंग पैराडिगम और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ही। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें क्या करना था? मैच। अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या लॉजिक के रिगार्डिंग तो आपको सबको पता ही होगा। जो भी आपको थोड़ा सा भी पता है ना, पहले उससे ऑप्शंस को एलिमिनेशन करना सीख जाओ। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इसमें से आप देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है हमारा? डिक्लेरेटिव होता है? नो, डिक्लेरेटिव नहीं है। कमांड बेस्ड या प्रोसीजरल, ये 1% हमें चांस लगता है। या फिर इम्पेरेटिव या एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, बिल्कुल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप वगैरह जो हमारे यूज़ होते हैं। तो बी का ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। बी हमारा क्या यूज़ हो जाएगा यहाँ पे? 3। बी के लिए हमने यूज़ कर लिया 3। अब जो है हमारा नेक्स्ट आएगा लॉजिक। लॉजिक कहाँ लगेगा? डिक्लेरेटिव या फिर थ्योरम प्रूविंग वगैरह जहाँ होंगी ना, वहाँ हमारा लॉजिक लगता है। तो सी का ऑप्शन आ जाएगा हमारा 1। सी का क्या आ गया? 1। अब ऑप्शंस में देखो बी का 3, सी का 1। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, ए भी है और डी भी है, दोनों ही हमारे क्या हैं? तो हमें अगला फिर से देखना पड़ेगा और भी। इम्पेरेटिव अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, चलो फंक्शनल को देखते हैं। फंक्शनल का क्या हो जाएगा? साइड इफेक्ट फ्री डिक्लेरेटिव। फंक्शनल जो होंगी ना, फंक्शनल जो लैंग्वेज होंगी वो हमारी क्या होती है? डिक्लेरेटिव होगी। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन वगैरह जो होता है इसके अंदर फंक्शनल के अंदर होता है। तो डी का ऑप्शन आ गया 2, A 4, B 3। तो बाकी बच गया सी के लिए 1 ही बचा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर था। तो जब भी आपको मैच द फॉलोइंग के ऑप्शंस आए, जो सबसे अच्छे से आपको जो पॉइंट आता है पहले उसका आंसर सर्च करो, फिर उसको एलिमिनेट करते चलो और उसको मैच करो। कई बार ऑप्शंस में क्या होता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें आपने जो मैच किया है वो आंसर आपको डायरेक्ट भी मिल जाता है। ठीक है, एक आध बार जरूरत पड़ती है थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना और अच्छे से इस क्वेश्चंस को
इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी PYQ सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर UGC नेट एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।